Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS। इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी के 2000 MCQs डिस्कस कर रहे हैं। हर एक वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चंस यूपीएससी लेवल का उठाते हैं और उसे डिस्कस करते हैं। सो इन दैट सीरीज दिस इज गोइंग टू बी 24th वीडियो, या यूं कहे दिस इज गोइंग टू बी टेस्ट नंबर 24। फॉर्मेट क्या है कि मैं क्वेश्चंस रीड करूंगा, आपको वीडियो पॉज करना है, अपना आंसर निकालना है और साथ के साथ मैं एक्सप्लेनेशन, मतलब आपको वीडियो में एक्सप्लेनेशन नहीं रोकूंगा, ठीक है, बिकॉज अगर मैंने एक्सप्लेनेशन को रोका 10 से तो वीडियो की लेंथ घट जाएगी, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी कॉमन टेम्पलेट जो कि हम हर वीडियो में यूज करते हैं ताकि कितना आप स्कोर कर रहे हैं बेस्ड ऑन दैट आप फिगर आउट कर सकें कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन ऑफ द डे, द 461, ठीक है। 460 क्वेश्चन हम लोग इससे पहले इन 2000 सीरीज 2000 क्वेश्चन सीरीज 460 क्वेश्चन वी ऑलरेडी हैव डिस्कस। सो दिस इज गोइंग टू बी 461 और एंड करेंगे हम लोग 480 पे। विद रिगार्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज अंडर आर्टिकल 29 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट फिगर आउट करना है। इट इज एक्सटेंडेड ओनली टू द लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, सो दैट स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट, ठीक है। आर्टिकल 29 में जो यूज किया गया है माइनॉरिटीज के लिए टर्म, दैट इज फॉर एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, जो वर्ड एग्जैक्टली यूज किया गया है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, जिसमें माइनॉरिटीज किसी भी बेसिस पे, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, लैंग्वेज, वट बेसिस अगर माइनॉरिटीज हैं तो ये सिर्फ लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात नहीं करता है, किसी के बेसिस पे, स्क्रिप्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस, LSC लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर की और किसी भी अदर बेसिस पे अगर है। सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट। इट प्रोवाइड्स द राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो ये वाला जो राइट है ये आर्टिकल 29 की बात नहीं है, ये वाला आर्टिकल 30 में बात की गई। सो बोथ स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट और हमें करेक्ट स्टेटमेंट फिगर आउट करना है। सो आंसर वुड बी डी, नाइदर 1 nor 2। 462 विद रेफरेंस टू द इंडियन लेजिस्लेचर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन ट्राई एनीवन और एनी केस डायरेक्टली एज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। नहीं, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेसी, आपको प्रिविलेजेस के बारे में पता होगा, पार्लियामेंटेरियंस को और स्टेट लेजिस्लेचर्स के MLAs को कुछ सर्टन प्रिविलेजेस प्राप्त हैं अंडर आर्टिकल 105 टू पार्लियामेंटेरियन, अंडर आर्टिकल 194 टू द स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज MLAs एंड MLCs, ठीक है। तो अगर उस प्रिविलेजेस का वायलेशन होता है, ब्रीच होता है, कोई से नॉर्मल सिटीजन करता है, कोई जर्नलिस्ट करता है, उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ अभी फिलहाल। तो in parliament as a house and state legislature does have house कि they can act as a court of justice for that particular person, उनको बुलाया जा सकता है, कुछ punishment वगैरह अवॉर्ड की जा सकती है। but the point is कि can it try anyone in any case? नहीं भाई, उसके लिए तो कोर्ट्स है ना। पार्लियामेंट सिर्फ इन प्रिविलेजेस के साथ डील करते टाइम कोर्ट ऑफ जस्टिस और उस पर्टिकुलर बंदे के लिए, नॉट फॉर एनीवन और नॉट फॉर एनी केस, राइट। सो दैट स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट। नो मेंबर ऑफ द Parliament shall be liable for to any proceeding in any court in respect of, तो ये भी privilege है जो कि प्राप्त है parliamentarians को और state, so that statement is correct and hence B is going to be the right answer. Regarding the voting in the Indian election, consider the following statement. Okay, postal ballot, और postal ballot क्या है, ये concept आपको अगर नहीं पता तो गूगल करना है। Postal ballot is available for the people on election duty, armed force personnel and electors subject to the preventive detention only. So that's correct statement. Proxy voting is available to the armed forces, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल, बोथ पोस्टेड इनसाइड एंड आउटसाइड इंडिया। सो यहाँ एक स्टेटमेंट, और सभी को पोस्टल प्रॉक्सी वोटिंग अवेलेबल है, ठीक है, बट एक चीज, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्टेड इनसाइड जो इंडिया है उनको ये चीज अवेलेबल नहीं है। अब अगेन दो टर्म आपको पता करना है, अगर नहीं पता प्रॉक्सी वोटिंग क्या है, पोस्टल बैलेट क्या है। सो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें करेक्ट बताना है। सो 1 only इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज A। 4 से रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्यसभा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट हैज बीन गिवन और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। नहीं भाई, हमारे राज्यसभा में सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का जो अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है, तो उनको अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन अलग अलग। सिमेट्रिकल कहाँ है, USA में आपका सिमेट्रिकल है,
ठीक है, जहां डिपेंड इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन सभी राज्यों को अपर हाउसेज में 2-2 सीट्स दी गई हैं, है ना, तभी उनका जो अपर हाउस है उसका साइज जो है 100 है ना। सो दैट इज द बट दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट है दैट इज गलत। द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच साइड इज फिक्स्ड बाय द फोर्थ शेड्यूल, सो दैट इज करेक्ट, ठीक है। हमें करेक्ट बताना है, 2 only is going to be the correct answer। यहाँ 1 only है, ये गलत मार्क्ड है, 2 only is going to be the correct answer, ठीक है। Which of the following is the criteria followed for determination of PGTB which was recently in news? तो क्या मतलब किसी अगर शेड्यूल ट्राइब को ये पीजीटीवी के कैटेगरी में डालना है तो कौन कौन से क्राइटेरिया अकाउंट में लिए जाते हैं? प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यस। स्टैग्नेंट एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, यस। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी, यस। सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिसाइडिंग कि कौन से शेड्यूल ट्राइब को पीजीटीवी वाले कैटेगरी में अपने को डालना है। सो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 466 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। और आर्टिकल 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। आर्टिकल 35 का यूज करते हुए इंडियन पार्लियामेंट जो है किन किन एबव सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है? प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, सो दैट्स करेक्ट। इस सब्जेक्ट पे मतलब एम्प्लॉयमेंट को रेजिडेंस को कंडीशन बना सकती है। एम्पावरिंग कोर्ट्स अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर रिट्स, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। रेस्ट्रिक्टिंग और एब्रोगेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द, सो ये भी करेक्ट है। आर्टिकल 35 आप पढ़ेंगे तो ये सभी चीजें आर्टिकल 35 में मेंशन्ड है। सो 1 2 3 करेक्ट बताना था, तो 1 2 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज, दे आर बोरोड फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ये वेल नोन फैक्ट है, जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज का अगर चैप्टर आपने एक बार भी पढ़ा होगा तो एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट आपको कि भाई कहां से, इवन सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर आपने पढ़ा है तो ये चीज तो फंडामेंटल ड्यूटीज का तो आपको पता ही होगा कि दिस इज कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन बोरोड फ्रॉम यूएसएसआर, erstwhile यूएसएसआर, नाउ रशिया। दे इंक्लूड बोथ सिविक एंड मोरल ड्यूटी, सो दैट इज करेक्ट। हमें करेक्ट बताना है, सो 2 only इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बी। With reference to the Indian Parliament, consider the following statement. Okay, 2 statement has been given and we have to tell correct statement. Okay, the Parliament controls the financial resources available to the government through budget. तो ये बिल्कुल करेक्ट है ना। बजट का डिस्कशन, बजट पे डिस्कशन ही इसी वजह से होता है कि ताकि लेजिस्लेचर को, बाकी के लेजिस्लेचर, बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पता चल सके और वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड कर सके। द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द बजट, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। ये लॉजिकल चीज है। जस्ट अ मोमेंट, टेलीग्राम के ग्रुप में आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। रेफरेंस टू, विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, 3 statement has been given and we have to tell the correct statement. An ordinance can be issued only when both house are not in session, so this is incorrect. एक भी हाउस अगर सेशन में नहीं है, लोकसभा चल रहा है लेकिन राज्यसभा सेशन में नहीं है, राज्यसभा चल रहा है लेकिन लोकसभा सेशन में नहीं है, इवन देन आपका जो ऑर्डिनेंस है इशू हो सकता है या इशू होगा, ठीक है। बोथ हाउसेस के क्लोज होने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन मेक ऑर्डिनेंस इन द स्टेट लिस्ट एल्सो, नहीं, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में प्रेसिडेंट कैन नॉट मेक इट, राइट। यस, इन इवेंट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, दैट इज आर्टिकल 352, वो कर सकते हैं, बट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस ही कैन नॉट। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन अंडर ऑर्डिनेंस बिकम वॉइड इफ द ऑर्डिनेंस इज नॉट अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, सो ये भी इनकरेक्ट है। देखो क्या होता है, ऑर्डिनेंस इशू हो गया, जब हाउसेज सेशन में आएंगे तो ऑर्डिनेंस को एज अ लॉ गवर्नमेंट ने पास, एग्जीक्यूटिव ने पास करवाना है, राइट। बट अगर पार्लियामेंट जो है वो ऑर्डिनेंस पास नहीं करती है तो क्या ऑर्डिनेंस के आड़ में या ऑर्डिनेंस का सहारा लेके जो भी एक्शंस, एग्जीक्यूटिव एक्शंस पहले लिए गए, क्या वो एग्जीक्यूटिव एक्शन वॉइड हो जाएंगे? द आंसर इज नो, वो एग्जीक्यूटिव एक्शन चलते रहेंगे। सो दैट इज, सो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, है ना। और हमें करेक्ट बताना है, कोई स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सो नन ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। In which of the following situation the President of India cannot exercise his or her discretionary power, है ना।
व्हेन द प्रेसिडेंट सेंड्स बैक द एडवाइस गिवन बाय द, यहाँ डिस्क्रिशनरी पावर का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू द ऑर्डिनरी बिल, अगेन यहाँ भी प्रेसिडेंट जो है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करें। व्हाइल अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग, यहाँ भी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल। ये सब सिचुएशन है जहां प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करने की छूट है। व्हेन द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यहां इस्तेमाल नहीं कर सकते आपके प्रेसिडेंट। यू हैव दिस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैडम गांधी लाई थी, जिसने प्रेसिडेंट को ऑब्लिगेट कर दिया है कि प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब उनके पास आएगा, ऑर्डिनरी बिल आएगा तो वो वीटोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर आता है तो किसी तरह का भी उनको अप्रूवल देना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज डन। सो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर कि इस सिचुएशन में डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। विद रेफरेंस टू द इंडियन लेजिस्लेचर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, और करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना। इंडियन लेजिस्लेचर एडजॉर्नमेंट टर्मिनेट्स द सेशन ऑफ द हाउस वेयर इज प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स बोथ सिटिंग एंड सेशन ऑफ द हाउस, वो करेक्ट है। एडजॉर्नमेंट क्या करता है, उस दिन का जो है और उस पर्टिकुलर फर्स्ट सेशन चल रहा है, सेकेंड हाफ के बाद सेकेंड सेशन चल रहा है, तो सेशन टर्मिनेट हो टाइम बीइंग के लिए। जब बट अगर प्रोरोगेशन होता है तो पूरा का पूरा सिटिंग भी खत्म होगा और सेशन भी आपका खत्म होगा, ठीक है। एडजॉर्नमेंट डज नॉट लैप्स द पेंडिंग नोटिसेस वेयर प्रोरोगेशन लैप्सेस ऑल द पेंडिंग नोटिसेस, so ये भी करेक्ट है। Hence C is going to be the right answer. 472 with reference to the semi presidential system which of the following systems are correct। अब ये सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको गूगल करना है, बिकॉज लक्ष्मीकांत में ये चीज नहीं डिस्कस। लक्ष्मीकांत में व्हाट यू डू हैव, यू हैव प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो कि यूएसए में प्रिवेल करता है, एंड यू हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि इंडिया में प्रिवेल करता है। तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम एक्चुअली क्या है, इन दोनों का मिक्सचर है। इन दोनों के जो बेस्ट फीचर है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के और पार्लियामेंट्री सिस्टम के, वो उसका बेस्ट फीचर अभी मैंने शॉर्टकट में बता दिया है। अब इनको रीड करते हैं और रीडिंग के थ्रू जो लर्निंग आप लोग ड्राइव कर सको वो ड्राइव करना। बाकी के चीजें अगर एक्स्ट्रा अगर क्यूरियसनेस है तो आप लोग गूगल कर। प्रेसिडेंस इन सेमी प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ सिस्टम, ए प्रेसिडेंट इज पॉपुलरली इलेक्टेड एज हेड ऑफ स्टेट, सो दैट इज करेक्ट, है ना। आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये नहीं होता है ना। तो दैट इज वन थिंग। और वो हेड ऑफ स्टेट भी होते हैं। यहाँ क्या है, नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट है। हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन वो नॉमिनल है, बट दैट इज नॉट द केस इन सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जैसा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम का बेस्ट फीचर लिया गया है। रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेचर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है और यहाँ भी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी ये होने वाला है। द प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। यू हैव एग्जैक्टली, देखो रशिया में क्या है, रशिया में अभी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यू हैव प्रेसिडेंट एज वेल एंड यू हैव प्राइम मिनिस्टर एज वेल, दोनों इलेक्ट होते हैं, है ना। सो जो दोनों के फीचर है, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो फीचर है, बेस्ट फीचर है, वो यूटिलाइज किए गए हैं। डी इज द राइट आंसर। 47 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और करेक्ट बताना है हमें। दो स्टेटमेंट हैज बीन गिवन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेड इटसेल्फ फाइनल अथॉरिटी इन डिसाइडिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक स्ट्रक्चर, यस दैट्स करेक्ट। इट restricts Indian Parliament power to amend the constitution within its framework। अंडर आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट दैट विल बी सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। कोई भी ऐसा पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट नहीं करना है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर्स में जो एलिमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत आधार है, उनको डिस्ट्रॉय करे, राइट। सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट हैपेंस टू बी करेक्ट। सी इज द राइट आंसर। विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओनली लोकसभा इज सब्जेक्टेड टू द डिसोल्यूशन, दैट्स करेक्ट। राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता। द resolution is Lok Sabha, the resolution of Lok Sabha by the parliament by the president cannot be reversed, so that's correct। president ने अगर लोकसभा को एक बार डिसॉल्व कर दिया, राइट, प्रेसिडेंट ही डिसॉल्व करते हैं, तो वो फिर से इसको रिवर्स नहीं कर सकते। सो करेक्ट बताना, अगेन बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। With reference to the distribution of executive power in India, with reference to
consider the following statement with reference to the district. Okay, the executive power of the center extends to the subject matter into the union list. That's correct. The executive power of the states extends to subject enumerated into the state list. I'm sorry guys, ये टेलीग्राम में आप लोग कंटिन्यूसली पिंग कर रहे हो और वो पिंग आ रहा है. That's correct. Executive power of the center extends to the subject enumerated into the concurrent. So ये partially correct भी हो सकता है, partially incorrect भी हो सकता है, because executive power of both center as well as state extends to the matters to the provision enumerated into the concurrent list. तो इसको अभी मैं incorrect मार्क करता हूँ, हमें correct बताना है. So 1 and 2 only is going to be the correct statement. ठीक है. In the Constitution of India, to promote equal justice and to provide legal free legal aid to the poor has been provided. So of course ये DPSP में आपके provided आर्टिकल 39A है आपका, उसमें प्रोवाइड किया गया है. Why do we need bicameral legislature? So simple है, logical है. Bicameral legislature आपको क्यों चाहिए? To check majoritarian of the lower house speedy decision, hasty decision ना ले पाए थोड़ी देर के लिए, भाई एक चेक मिले, चेक एंड बैलेंस है ना. सो इसके लिए to provide representation to the minority, नहीं ऐसा कोई पर्पज नहीं है. So 1 only is going to be the right answer. 478 we are moving to 478. Which of the following provision shall create a strong center? तो जो यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ मेंशन. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं क्रिएट करता, रादर ये बैलेंसिंग करता है. यू हैव शेड्यूल 7 जो कि बैलेंसिंग स्टेट और सेंटर के बीच में बैलेंसिंग. इमरजेंसी प्रोविजन, यस इमरजेंसी प्रोविजन डज क्रिएट, इज ए यूनिटरी फीचर एंड इट गिव्स सेंटर एक्सेसिव पावर्स. ठीक है. ऑफिस ऑफ गवर्नर अगेन है ना, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सेंटर क्रिएट करता है. सो 2 and 3 is going to be the right answer. 479 we are moving. Consider the following statement regarding 42nd Constitutional Amendment Act 97. It amended the preamble for the first time. Yes, that's correct है ना. 42nd Constitutional Amendment ने वो 3 magical words डाले थे और that was the only occasion when preamble was amended. It removes the right to property from the fundamental right. नहीं, ये इंटरेस्टिंगली 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने किया था, ना कि 42nd. सो दैट इज इनकरेक्ट. इट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर पार्ट ए. सो दैट्स करेक्ट. सो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट एंड हेंस सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. करेक्ट हमें बताना है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट FATF which was in news recently. It acts as an international watchdog on the issue of fugitive economic offender. नहीं भाई, ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्राइमरीली काम करता है. सो दैट्स incorrect. It has 37 members which include all 5 permanent members to the UNSC. So that's correct. India is not a member to the organization. Previous video में हम लोग similar FATF पे क्वेश्चन आया था, so हमने किया था और India is a member. So that's also incorrect. हमें not correct बताना है. So first and third is going to be not correct, right? So C is going to be the right answer. So this was it, right? With this we are wrapping up this video with the 20 question. Next video we'll discuss another 20 question and with next video we'll be completing 1/4 of the milestone of the resolved target. So until we come up with the next video, till then bye bye.